नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, विभिन्न न्यूज सोर्सेज के अंदर छपने वाले आर्टिकल्स को, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, इस कड़ी में हमें देखने को मिलता है हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है अग्नि 6 मिसाइल सिस्टम से संबंधित। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वह होगा नीलगिरी क्लास का, जो फ्रिजिड महेंद्रगिरी है उससे संबंधित। हमारा जो तीसरा आर्टिकल होगा वो एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित होने वाला है। और यहाँ पर चौथा और जो आखिरी आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलेगा बेसिकली इंडिया का जो पावर स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पहले आर्टिकल को। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो डीआरडीओ है उसने कंफर्म कर दिया कि उसने अग्नि 6 जो मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप कर लिया है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चेयरमैन है डीआरडीओ के वी कामत, उनके द्वारा यह बेसिकली जो एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 के अंतर्गत ये जो बात है वह बोली गई है। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर अग्नि 6 मिसाइल यहाँ पर इंडिया के अंदर लेकर आया जाता है, उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो हमारा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर इनहेंस होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो अग्नि मिसाइल की सीरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इसी के साथ स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो अग्नि 6 मिसाइल हैं उसके क्या स्पेसिफिक फीचर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी अग्नि मिसाइल्स हैं उसको हम बेसिकली कई एक सीरीज में देखते हैं। जैसे कि अग्नि 1, जिसकी कैपेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है कि 7 से लेकर 900 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर की यहाँ पर मारक क्षमता रखता है। इसी के बीच में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अग्नि प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो अग्नि प्राइम है वो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 5500 किलोमीटर तक की ये जो कैपेबिलिटी है वो अपने पास रखता है कि वो इतने दूर क्षेत्र में क्या है किसी भी टारगेट को किल कर सकता है। अब यहाँ पर हमें एक लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है अग्नि 6, जिसकी मारक क्षमता होगी 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब डिटेल में अग्नि 6 मिसाइल जो है उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो अग्नि मिसाइल है उसके अंतर्गत हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो क्या थी कि पाकिस्तान चाइना के कुछ क्षेत्रों तक हम मारक क्षमता रख सकते थे। वहीं जब हम अग्नि 2 मिसाइल को डेवलप करते हैं तो ये जो कैपेबिलिटी है और आगे बढ़ गई। फिर हम अग्नि 3 पे आते हैं तो उसकी जो मारक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद अग्नि 4 पे जो हमारी मारक क्षमता थी वह कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो ये अग्नि 6 मिसाइल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा यूरोप है और यूरोप के साथ साथ जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसके कुछ पार्ट को हम यहाँ पर पूरा का पूरा कवर करते हुए नजर आने वाले हैं अग्नि 6 मिसाइल को डिप्लॉय करने के बाद। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर, जैसे कि ये एक प्रकार का क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जिसको हम कहते हैं आईसीबीएम, यानी ऐसे मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर जो टारगेट है उसको किल करने की क्षमता रखते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियर पावर्ड कैपेसिटी है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंडिया का स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ग्लोबल लेवल पर अपनी जो बढ़त है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अग्नि 6 मिसाइल की खास बात यह है कि यह 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसी के साथ MIRV कैपेबिलिटी भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसके अंतर्गत एक ही मिसाइल से मल्टीपल
टारगेट को किल किया जा सकता है या मल्टीपल स्ट्राइक को यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक यहाँ से मिसाइल लॉन्च की, ठीक है। अब मिसाइल लॉन्च की तो सामने वाला जो देश है वो क्या कर सकता है, इस पूरी मिसाइल को अपनी मिसाइल से यहाँ पर टकरा करके क्या कर सकता है, किल कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ये जो बेसिकली ये जो MIRV कैपेबिलिटी वाले मिसाइल्स होते हैं वो बेसिकली जब हवा में ही रहते हैं तो हवा में ही अपने आप में क्या करते हैं, ऐसी मल्टीपल जो वॉर हेड है उसके अंदर अपने आप को बांट लेते हैं। यानी एक ही मिसाइल के अंदर यहाँ पर क्या है, 10 मिसाइल को क्या है यहाँ पर रखा जाता है। मान लो दुश्मन की जो मिसाइल है उसने इंटरसेप्ट करते हुए एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो 9 मिसाइल हैं वो फिर भी क्या है, ये जो दूसरा का क्या बोलते हैं एनिमी का लैंड है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार की हमें यहाँ पर मल्टीपल वॉर हेड वाली जो कैपेबिलिटी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव्ड वर्जन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो एडवांस गाइडेंस सिस्टम है वो लगाया गया है और नेविगेशन सिस्टम है वो लगाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हमें कैनसिस्टर बेस्ड जो लॉन्च सिस्टम है वो देखने को मिलता है और इसके अंदर लैंड बेस्ड और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। यानी इसके अंदर क्या है कि इसको जो व्हीकल्स हैं या फिर एक प्रकार से इस मिसाइल सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बहुत आसान है। इस प्रकार की क्षमता भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्या है, वॉर जोन में ऐसी जो मिसाइल सिस्टम होती है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिसाइल को शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ताकि एनिमी के जो सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इससे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारा बेसिकली जो डिफेंस का स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएगा, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो रीच है वो बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमें देखने को मिलती है और स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी है अपने इंडिया के अंदर वो भी हमें देखने को मिलेगी। साथियों, आप यहाँ पर इमेज के अंदर जो अग्नि की सीरीज की जो मिसाइल्स होते हैं आप इनको यहाँ पर देख सकते हो और उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी इनको देख सकते हो। हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ये जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी रेंज कितनी है और बाकी फीचर्स। इसके अंदर 3 स्टेज हमें देखने को मिलती है बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें अगर देखने को मिलता है कि इंडिया, US, चाइना और रसिया के बाद ये चौथी कंट्री बन जाती है जिसके पास इस प्रकार की क्या बोलते हैं एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल पावर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी है। आप यहाँ पर इसको वे फॉरवर्ड के रूप में भी देख सकते हो बाकी चीज़ों को और कंक्लूजन के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसकी पूरी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा NK ग्लोबल एजुकेशन नाम के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर या इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपके लिए है एक ग्रुप जो कि है सिर्फ और सिर्फ 299 में, जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है वो बुकलेट PDF फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों, करंट अफेयर के इस वन स्टॉप सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए सिंपल सा आप ये जो फोन नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप टेलीग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा क्या है यूजर आईडी, इसको आप स्कैन करके या फिर ये जो यूजर आईडी है इसको सर्च करके आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नीलगिरी क्लास के फ्रिजिड महेंद्रगिरी से संबंधित है। साथियों, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि अपना जो एक बेसिकली महेंद्रगिरी नाम का जो नीलगिरी क्लास का फ्रिजिड है उसको क्या है हमारी जो इंडियन नेवी है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। अब बेसिकली क्या है, ये जो महेंद्रगिरी है वो क्या है INS महेंद्रगिरी 6th
जनरेशन का या फिर 6th नीलगिरी क्लास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक फ्रिजेड क्या बोलते हैं जहाज देखने को मिलता है। साथियों, फ्रिजेड जहाज ऐसे जहाज होते हैं जो कि युद्ध या फिर जो बेसिकली वॉरफेयर के अंदर यूज होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आईएनएस महेंद्रगिरी है, इसको बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये प्रोजेक्ट 17A है क्या और इसके अंतर्गत और कौन कौन से यहाँ पर जो शिप्स हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेक्ट 17A एक क्या है, नीलगिरी क्लास का पूरा जहाजों का बेड़ा है। ऐसे जहाजों का बेड़ा जो कि क्या है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी अपने पास रखती है। साथियों, ये एक ऐसे जहाज होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि यह दुश्मन के जो रडार हैं उससे बच सकें, और इसी वजह से इनको स्टील्थ गाइडेड मिसाइल भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्रिजिड सिस्टम यहाँ पर बोला जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर एक और बेसिकली यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिलती है। इससे पहले का जो हमारे शिप्स हुआ करते थे वो प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत बनाए जाते थे, जो कि शिवालिक क्लास के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत शिवालिक क्लास के जो नेवल शिप्स हैं वो बनाए जाते थे। अब इसका एक एडवांस वर्जन आ चुका है जो कि है प्रोजेक्ट 17A, जो कि नीलगिरी क्लास के जो नेवल शिप्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो 17A फ्रिजिड्स होते हैं, फ्रिजिड्स मैंने आपको बताया ऐसे बेसिकली शिप्स जो कि क्या है, फाइटिंग कैपेबिलिटी या मिसाइल सिस्टम यहाँ पर अपने पास रखते हो। अब इसके अंदर क्या है, स्टील्थ कैपेबिलिटी होती है, यानी दुश्मन के रडार से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मल्टी मिशन रोल यहाँ पर होता है, यानी एंटी वॉरफेयर एयर वॉरफेयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सरफेस वॉरफेयर के अंदर भी इनका यूज किया जा सकता है, और सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी इनका यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एडवांस वेपन सिस्टम लगाए जाते हैं जो कि सरफेस टू एयर, फिर एंटी शिप मिसाइल और जो टॉर्पेडोज हैं वो यहाँ पर क्या है, लगाए जाते हैं, जिससे कि हवा, पानी और समुद्र के भीतर बेसिकली थल बेसिकली जो जमीन है उनके ऊपर भी क्या है, ये एक प्रकार से अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर एडवांस ऑटोमेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्रू की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर को कैरी करने की क्षमता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर कामोव हो गया, MH-60R हो गया, ऐसे हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस हेलीकॉप्टर को भी इसके ऊपर क्या किया है, डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इंडिजिनस कंटेंट का यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया है, और इसी के साथ साथ यह आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसको भी प्रमोट करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो 17A फ्रिजिड शिप्स होते हैं उनके अंदर और कौन कौन से शिप्स आते हैं, तो आप इमेज के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि इस क्लास के अंदर INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी और हिमगिरी और दूनागिरी और विंध्यागिरी, ये पूरे के पूरे शिप्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर जो बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, एकदम सिर्फ आपको ये जो ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट है वो ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि नीलगिरी, अब नीलगिरी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, नीलगिरी क्लास का है और इसके अंदर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स लगाए गए हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा देखने को मिलता है उदयगिरी की, ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो कि क्या है, नीलगिरी क्लास का ही है, जिसके अंदर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिजिड सिस्टम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तारागिरी के अंदर भी हमें सेम फीचर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ये बेसिकली महेंद्रगिरी के ऊपर, महेंद्रगिरी के साथ साथ आपको दूनागिरी के ऊपर, दूनागिरी के साथ साथ यहाँ पर विंध्यागिरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो महेंद्रगिरी है, इसी के साथ साथ दूनागिरी है और विंध्यागिरी है, इसको अभी 2026 में ही डिप्लॉय किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तारागिरी,
फिर उसके बाद महेंद्रगिरी, फिर उसके बाद दूनागिरी, दूनागिरी के साथ विंध्यागिरी। इन सभी को अभी 2026 में ही डिप्लॉय किया गया है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने वापस आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल का सिग्निफिकेंस देख सकते हो, या जो हम सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस। ये हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करेगा, जो ब्लू वाटर कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करेगा, जो इंडिजेनस डिफेंस स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, और जो हमारा मल्टी फोर्स है उसका मल्टीप्लायर यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर बात कर सकते हो कि इंडियन ओशन जो रीजन है उसकी सुरक्षा को और भी ज़्यादा चौकस यहाँ पर करता हुआ ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको नज़र आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो पूरा आर्टिकल था वह अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नेशनल सैंपल सर्वे, उसके द्वारा क्या किया गया है, एक सर्वे को लॉन्च किया गया है, और ये इस प्रकार का क्या है 80वां क्या बोलते हैं फाइंडिंग होगा, या फिर सर्वे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 80वां सर्वे हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी 80 यहाँ पर सर्वे ने देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका कोर निष्कर्ष हमें देखने को मिला इस पूरे सर्वे का, कि भाई इंडिया के अंदर जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चरमरा रहा है, और इसी वजह से जरूरी है कि हम फोकस करें अपने पब्लिक जो सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पब्लिक हेल्थ जो सर्वे है या नेशनल सैंपल सर्वे है, उसने हेल्थ के सेक्टर में क्या पाया कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम यह किया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इंडिया के अंदर बढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खास बात ये हमें देखने को मिली कि हेल्थ इंश्योरेंस तो बढ़ गया, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेसिकली क्या होता है रिफंडिंग होती है, यानी लोगों ने बीमा तो करवा लिया लेकिन जब बीमा का पैसा लेने गए तो जो बीमा कंपनियां हैं वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर पैसे देती हैं। एक ये बात उन्होंने देखा, और दूसरा क्या है कि आयुष्मान भारत और जो अन्य प्रकार की स्कीम चल रही है उनका इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारे पास पहले से ही पूरा का पूरा इंश्योरेंस सिस्टम था, हॉस्पिटल का जो एक्सेस था वो क्या है अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंश्योरेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के इंश्योरेंस कार्ड के बिहाफ पर क्या करने जाते हैं, अपना इलाज करवाने जाते हैं, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा बता देते हैं। जैसे कि वो बोल देते हैं कि ये वाला जो बेसिकली सीटी स्कैन हो गया या फिर और भी MRI हो गया या और भी अन्य प्रकार की जो बड़ी बड़ी टेस्टेज हो गए, ठीक है, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिसिन हो गया, वो क्या है उस हॉस्पिटल के चार्जेस का भाग है, ना कि क्या बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का भाग नहीं है। तो इस प्रकार का सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम यहाँ पर जानते ही हैं कि अगर एक आदमी बीमार पड़ता है, छोटी मोटी बीमारी में ही 10 से लेकर 20,000 बन जाते हैं। अगर ये बीमारी हल्की सी बड़ी हो तो ये क्या है लाख और 2 लाख के या फिर 5-6 लाख के ऊपर भी क्या है ये पूरा का पूरा खर्च बढ़ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इसी वजह से हमें यहाँ पर पूरा का पूरा देखने को मिलता है इस प्रकार का सिस्टम, जिसके अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोर इशू है उसको आइडेंटिफाई किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला, पहली बात। दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप हेल्थ कार्ड बनाइए,
हेल्थ कार्ड बना के आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाइए और फिर इससे आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए था ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की संख्या अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ये सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा अभी चलाया जा रहा है जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वो भी बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये हिडन कॉस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल का, इसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इनइफेक्टिव होती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो यही यहाँ पर पूरा का पूरा निष्कर्ष निकलता है कि भाई हमें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसके ऊपर क्या है खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फ्री है, लो कॉस्ट के हमारा पास हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है फैमिलीज के ऊपर इम्प्रूव करता है, उसको रिड्यूस करता है। इसी के साथ साथ इसका कमियां हमें हमारे पास नजर आ रही है कि भाई हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही बहुत कम है, सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी सिस्टम ही कम है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो वहां पर वर्क फोर्स एकदम बराबर नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स हैं भी तो आपको बेड नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इमेज थ्रू ही देख सकते हो कि हॉस्पिटल के मुकाबले जो हमारे जो बेसिकली क्या है लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। हालांकि दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, बल्कि लोगों की संख्या के मुकाबले हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है। हमने इतनी सारी स्कीम तो लॉन्च कर दी, आयुष्मान भारत स्कीम, हेल्थ एंड वेल केयर सेंटर, फिर नेशनल हेल्थ मिशन, लेकिन इन सभी का फायदा ही क्या जब हम अपने हॉस्पिटल की संख्या को ही इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इशू है ब्रॉडर लेवल पे यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या है अपना जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, उसके अंदर अपने जीडीपी का लगभग 2.5% तो खर्च करना ही चाहिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो जरूर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो आखिरी आर्टिकल है। बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हम बेसिकली यहाँ पर क्या है, एल नीना। अब एल नीनो और जो ला नीना है आप इसको समझते ही होंगे, एक यहाँ पर इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप पहले फोकस करके इस बात को समझिए। बेसिकली हमारे क्या होता है, चारों तरफ ना एयर बहती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चारों तरफ क्या है, एयर बहती है इस प्रकार से। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ ओशियन के अंदर कई बार क्या होता है, जो ओशियन लेवल के अंदर जो बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर क्या है हीट ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ओशियन के अंदर बेसिकली जो हीट है वो बढ़ जाता है। और हीट बढ़ने की वजह से आप समझ ही गए होंगे कि जो पानी है ओशियन के अंदर वो वाष्प बन के क्या करेगा, उड़ेगा। और वाष्प बन के अगर वो उड़ेगा तो ऊपर क्या होगा, बादलों का फॉर्मेशन होगा। और बादलों का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर बारिश होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर बात ये की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर कि बेसिकली क्या है, जो दो कंडीशन होती है, एक होता है ला नीना और दूसरा होता है एल नीना। ठीक है, अब ला नीना यहां पर आप लिख लीजिएगा, ये वाली ऊपर की जो कंडीशन है वो ला नीना वाली है। ठीक है, ला नीना के अंदर क्या होता है, आप वर्ड से सिमिलर वर्ड के बिहाफ पर आप समझ सकते हो। ला का मतलब होता है लाना। अब क्या चीज लेकर आएंगे, ये बारिश लेकर आएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये बेसिकली ये जो जोन है, मैंने बोला हीट जोन, या फिर जो पूरा का पूरा एयर सर्कुलेशन है वो क्या है, अगर वो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगी तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बादल बनेंगे। और जब बादल बनेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो इक्वेटोरियल जो इंडिया का रीजन है, चाइना का रीजन है, वहां पर क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें ला नीना वाला जो पोर्शन है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि ला नीना वाले पोर्शन पे इंडिया के अंदर बारिश होती है। अब इसी का अपोजिट यहाँ पर आप समझिए सिचुएशन, जब ये पूरा का पूरा हीट जोन क्या है,
नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ खिसक जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये बारिश कहाँ लेकर आएगा? नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के अंदर। तो अब जो ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या एशिया है, वहां पर क्या है, बारिश नहीं होगी। तो इसी को ही हम बोलते हैं एल नीना। तो यहाँ पर आर्टिकल में यही बोला गया है। तो एल नीना और ला नीना का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। अब एल नीना ला नीना की बात यहाँ पर हो रही है इस वजह से क्योंकि इंडिया के अंदर अभी एल नीना का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि एल नीना का इफेक्ट का मतलब है कि जो पूरा का पूरा जोन है, हीट जोन, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। बारिश नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के अंदर हो रही है और जो एशिया पैसिफिक रीजन है, बेसिकली इंडिया, वहाँ पर क्या है, बारिश नहीं हो रही है, एक बात। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है, चाहे जो थर्मल पावर प्लांट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, चाहे विंड से, चाहे सोलर पावर प्लांट से, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसी वजह से आजकल आप देख रहे होगे कि कई क्षेत्रों के अंदर जो पावर सप्लाई है उसके अंदर कट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी बिजली बार बार कट रही होगी। तो यही पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ पर बात की गई है, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर बात किया गया है कि जो हमारा पावर का डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों? हीट वेव बढ़ता जा रहा है। इसी को कूल करने के लिए, पंखा कूलर चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, सोलर पावर एक्सटेंशन की ज़रूरत है। इसी के साथ कोल और जो अन्य प्रकार के थर्मल पावर प्लांट है उनको ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, 44.6 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हम यहाँ पर इंक्रीज करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एल नीना का जो इफेक्ट है उसकी वजह से हमारे पास ये जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। वो हमें यहाँ पर इमेज के थ्रू मैंने पूरा का पूरा सिस्टम आपको बता दिया। गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर स्टेप भी लिए हुए हैं कि इस गर्मी से किस प्रकार से निजात पाया जाए, और यहाँ पर सिग्निफिकेंस और बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर अपने आप एक बार देख सकते हो। साथियों, यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें कुछ खास बात नहीं थी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल नीना क्या होता है, ला नीना क्या होता है, उसकी वजह से बारिश का क्या सिस्टम बनता है, और इसकी वजह से बेसिकली गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे पास पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, और पावर सप्लाई हमारे पास कम है। यही बेसिक यहाँ पर कोर बात की गई है। ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में प्राप्त स्टडी करना चाहते हो तो सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को आप क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात। दूसरा बात, करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए 299 में आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर का मैगजीन, फिर उसके बाद पूरे साल भर का करंट अफेयर का जो बुकलेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, और सिर्फ 299 में। इसको ज्वाइन करने के लिए, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप ये जो बेसिकली फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या है, मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप जो टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्कैन करके। दूसरा, ये आप यूज़र आईडी देख सकते हो ये इमेज के साथ, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर दिखा दें एक बार कि ये एक प्रकार से, इस प्रकार से मंथली मैगजीन रहने वाली है। इस प्रकार से पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन भी यहाँ रहने वाला है, जो कि अभी तो ये प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयार किया गया है। इन फ्यूचर 2027 के लिए भी इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये अपना इंडियन पॉलिटी का है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सभी सब्जेक्ट की इस प्रकार से पूरे साल भर की मैगजीन आपको इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।